हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर आपको पता है एक वो डिपोजिशनल एजेंट की तरह भी काम करता है और एक इरोजनल एजेंट की तरह भी काम करता है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था। तो हम ये देखते हैं कि ग्लेशियर इरोड कर करके क्या क्या लैंडफॉर्म बनाता है। ग्लेशियर जो हैं दे आर पावरफुल इरोजिव एजेंट्स। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कि ग्लेशियर्स बनाते हैं वो होते हैं सर्क, एरिटिस, मैटरहॉर्न, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैलीज, फियोर्ड्स एक्सेट्रा। बड़े सारे जो ग्लेशियल फीचर्स होते हैं वो आपको बड़ी सारी कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, लाइक स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इस प्रकार के। क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हो जैसा कि अपर हिमालयास को छोड़कर बाकी कहीं आपको ग्लेशियर फीचर्स कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे जो हिमालयस के टॉप की जो जगहें हैं वो नेपाल के पास हैं, कुछ चाइना के पास हैं, हमारे पास कम हैं, मतलब लेकिन कम है। तो ग्लेशियर्स से ढकी हुई कंट्री हमारी नहीं है सच, ठीक है। तो हम बात करते हैं सर्क के बारे में। जो ग्लेशियर्स हैं ये माउंटेन्स की जो स्टीप साइड्स होती हैं उनको इरोड करते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स इरोड द स्टीप साइड वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स और उसके बाद एक बाउल शेप का आर्मचेयर लाइक डिप्रेशन बना लेते हैं जिसको आप सर्क कहते हैं। समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देखो सर, इस प्रकार का एक ही डिप्रेशन बन जाता है ग्लेशियर्स के बीचों बीच में। इसको आप कहते हो सर, लाइक दिस। अब इसके अंदर फिलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ग्लेशियर लेक की भी हो सकती है और ग्लेशियर आइस की भी हो सकती है, राइट। जैसे आप ये देखो, बर्फ आ भी रही है और पानी भी भरा हुआ है, तो आप इसको क्या कहोगे? ये ग्लेशियर नहीं सर तो है, लेकिन ग्लेशियर लेक है ना, एक तरीके से बन रही है ना, ठीक है। ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वो जनरली कैसा होता है, सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर, ठीक है। एक हो गया सर। दूसरा है एरिड। एरिड नैरो रिजेस होती हैं। दे आर फाउंड व्हेन टू सर्क वॉल्स ज्वाइन टुगेदर बैक टू बैक एंड फॉर्म नैरो नाइफ लाइक रिजेस, चाकू की तरह। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने से ही समझ में आएंगे। पैनी है, जैसे चाकू की धार एक तरीके से गुजरती है। सर्क एक यहाँ पर भी बनेगा इसके एंड में, जब ये माउंटेन की साइड ख़त्म होगी नीचे, एक इसकी साइड जब ये ख़त्म होगी। लेकिन जो इसके टॉप का जो स्ट्रक्चर आप देखो ना, एक गड्ढा यहाँ पर भी हो सकता है इसके, एक गड्ढा यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन जो ये ऊंचाई जा रही है ये जो, और जो ऐसे काट के चल रही है, ये आपका एरिड, लाइक दिस। और ये जो कह रहा है ना, ये थिक डेफिनेशन नहीं है वैसे, ये कि जब टू सर्क वॉल्स कह रहा है इसलिए ठीक है, लेकिन अगर ये कह दे कि बगल दोनों के अगल बगल में ये सर्क हो गई, गड्ढा हो गई, यही तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि नहीं मयूर, कि नीचे जाके गड्ढा बनेगा ही बनेगा। उसके फुटहिल्स भी हो सकते हैं। ग्लेशियर्स एक माउंटेन है, एक वॉल है, उसके फुटहिल्स भी हो सकते हैं कि बर्फ़ नीचे पड़ी हुई है। ज़रूरी कि गड्ढा है वहाँ पर, कि ग्लेशियर लेके है या फिर वो बर्फ़ भरी पड़ी है। जैसे कि आप इसको देखो, अब यहाँ पर तो कोई सर्क नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक बार तो बर्फ़ ही तो भरी पड़ी है, एक ये साइड, एक दूसरी वाली साइड जो हमें यहाँ से विजिबल नहीं है ना। यहाँ देखो, ये जो काटती हुआ है ये एरिड है। उसके बाद है पिरामिडल पीक। पिरामिडल पीक जो होती हैं दे आर फाउंड व्हेन 3 और मोर सर्क्स मीट टुगेदर। एग्जाम्पल मैटरहॉर्न्स। एक यहाँ से आई लेयर, एक यहाँ से आई,
एक यहाँ से, ठीक है, एक मिनट ना। यहाँ पर ये देखो, 1 2 3, ओके। ये भी एक प्रकार का एरिट ही है, लेकिन एरिट बाय डेफिनेशन क्या होता है कि वहाँ 2 होती हैं सर्कुलर। यानी कि आप इतना समझ जाओ, एक अगर दीवार है तो वो सर्क है, 2 है तो एरिट है, 3 है तो पिरामिडल। क्लियर हो गया। और ये जो कह रहे हैं ना आपको मैटरहॉर्न्स के पहाड़, ये हैं वो मैटरहॉर्न्स के पहाड़। स्विट्जरलैंड में। ये जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इधर की यात्रा पे जाते हैं, जो भी इनके देश आता है ना, तो ये ऐसे संबोधित करते हैं, जैसे दुबई भी करता है ना अपने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में, ठीक है। यू शेप्ड वैली, when glaciers move down along a river valley, the valley further gets eroded deep and wide to form a U-shaped valley. क्यों? जैसे पानी आपको पता है ना पहाड़ों को या रॉक्स को चीरता हुआ चलता है, वैसे ग्लेशियर्स भी काट देते हैं कभी कभार पत्थर को, एंड दे फॉर्म अ यू शेप्ड वैली। ये देखो ऐसे, और ये देख रहे हो, ये जॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वही सेम डालो नदी की तरह। वहाँ देखो वैली तो वैली है, और जनरली वो वी शेप की होती है नदी अगर काट रही है तो। यहाँ बर्फ़ अगर काट रही है तो कुछ ऐसी शेप की बन रही, तो यू शेप्ड वैली है, ठीक है। और ये यू शेप्ड वैली मतलब ये ग्लेशियर वैलीज हैं। यू शेप्ड वैली नदी भी तो बना सकती है, क्या ज़रूरी है कि वो नहीं बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। वैलीज नदियाँ बनाती है कि नहीं बनाती? जनरली तो नदियाँ ही बनाती हैं। ज़्यादातर वर्ल्ड में क्या नदियाँ होती है कि ग्लेशियर्स होते हैं? नदियाँ होती हैं। उसके बाद हैंगिंग वैली, दीज आर वैलीज eroded by tributary glaciers and then hangs over the main valley. दिखाता हूँ कैसे। ये देख रहे हो, जमीन को नीचे टच नहीं कर रही है, ये ऐसे आ रहे 2 पहाड़ ऐसे होकर और बीच में से कटते हुए। उसके बाद ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको आप जनरली किस फॉर्म में जानते हो? वाटरफॉल। यहाँ देखो, इसको कहते हैं हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्यों? क्योंकि ये किसी बेस से टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर की तरफ ही वैली बनी और वहीं पर इसका अस्तित्व खत्म हो गया। देखो ये पानी है, किसी लैंडफॉर्म को टच कर रहा है क्या? मुड़ जा रहा है ये, बिना टच करते चल पड़ रहा है ऊपर से, यहाँ से ये मुड़ जा रही है। ठीक है। अब एक होता है जॉर्ड, ये हो गया 6th।
Jords are glacial valleys that are partly submerged in the sea. ये टच करेंगे और पानी को ये देख रहे हो, वैली है ना एक प्रकार की, लेकिन पानी को टच कर रही है, बीच में पानी भरा हुआ है। और ये पानी किससे बना हुआ है? जनरली ग्लेशियल शीट से, रिवर शीट, आइस शीट से, या फिर यहाँ पर पानी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े दोनों हो सकते हैं। और अभी तो आपको जैसे यहाँ पर दोनों चीज़ें दिख रही है, लेकिन जनरली पतली सी आइस शीट होती है। बीच में मतलब मेन रूल यही है कि यहाँ पर पानी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल आइस नहीं है, लेकिन रीजन देखो, ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ऊपर बर्फ़ है, तो ठंडा पानी तो होगा। और कुछ मौसमों में पूरा पूरा बर्फ़ बन सकता है। अब ये तो हो गए ग्लेशियर्स के द्वारा इरोडेड लैंडफॉर्म्स। अब डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। अब इरोजन होने के बाद वो जो ग्लेशियर्स ने जिस लैंडफॉर्म को इरोड करा वो कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा ना। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, along with dirt forms a glacial debris। अब ग्लेशियर डेब्रिस जो है होती है, ऊपर से ग्लेशियर्स चले आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं फुटहिल्स वगैरह में, तो दे गेट डिपॉजिटेड इन द लो लाइंग एरियाज एंड दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स लाइक मोराइंस, ड्रमलिन्स, एस्कर्स, केम्स एंड आउटवॉश प्लेन्स। एक बात मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर, ये जो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये आपके लिए टोटल एक नया एक्सपीरियंस होता है। इसलिए इसमें ऐसे परेशान नहीं होना है आपको कि ये लैंडफॉर्म्स हमने सुने ही नहीं है, हम इनके बारे में जानते ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो लाइफ में, इसलिए नहीं जानते। और अच्छी बात ये है कि अगर आप इतना करके जाओगे ना, तो इसके बाद मैं आपको चाहे 11th ना पढ़वाऊँ तमिलनाडु और 12th ना पढ़वाऊँ, या फिर PMFIS से हायर स्टैंडर्ड पे लिथोस्फीयर ना करवाऊँ, इतना मोर देन इनफ होता है यूपीएससी में मेंस में अपीयर होने के लिए। ये भी मैं आपको बता दूँ, फॉर राइटिंग लिथोस्फीयर आंसर्स, लिथोस्फीयर के टॉपिक से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी ज्योग्राफी खत्म हो गई, लिथोस्फीयर के बारे में आता बहुत कम है प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन मेंस के बारे में अच्छा खासा आता है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं आपके सामने पहली बार आ रहे हैं, आप इनको पढ़ते चलोगे, मुझे टेस्ट दे दोगे, आप इनको रिवाइज करोगे, इनके नोट्स बनाओगे, इनकी डेफिनेशन लर्न करोगे, बार बार गूगल इमेजेस को देखोगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पहली बार जब आप लोगों ने ये डेफिनेशंस जानी थी, पेनिनसुला, आइलैंड, ये सब एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, लेक, ऑक्सबो लेक, मिएंडर्स, ये भी तो नया था। अब वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप हैंडी हो गए हो। ये पहली बार आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। परेशान मत करना अपने दिमाग को बस, ठीक है। एक टेस्ट में लूँगा, प्रेशर जताऊँगा, बनाऊँगा आपके मन के अंदर, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। एक ही बार में आप लिथोस्फीयर 1 और 2 की सारी डेफिनेशंस लर्न कर लोगे मेरे टेस्ट में अपीयर होने से पहले, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, हो जाएगा लर्न ये। तो कल सुबह 5 बजे इसका टेस्ट है, ठीक है, लिथोस्फीयर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। अच्छे से लर्न कर लेना, रात को बैठ के, सुबह तक सारे लर्न हो जाएंगे आप लोगों के, ओके। अब मयूर देखो ऐसे लेकर जाया जाता है, फिर इनको क्यूरियोसिटी वाले मोड पे। अब इसके बाद ये जो भी सुनेंगे ना, अब इनको ऑटोमेटिकली सारे लर्न हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। मोराइंस, तो मटेरियल्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स इज कॉल्ड एज मोराइन। कोई भी मटेरियल जो ग्लेशियर डिपॉजिट कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या डिपॉजिट करेंगे, बर्फ, और उसके नीचे क्या होती है, सॉइल, है ना। अच्छा, कभी कभार वो मिट्टी सड़ भी जाती है, हमने पढ़ा था ना लैंडफॉर्म्स वाले उसके अंदर, PMFIS में, है ना, परमाफ्रोस्ट, वेरी गुड। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन
दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्राउंड मोराइन, टर्मिनल मोराइन एंड लिटल मोराइन. तो मोराइन कुछ नहीं है, एक ग्लेशियर्स के द्वारा कुछ भी डिपोजिशन एक प्रकार का. यहाँ पर आके सारा का सारा जो ये डिपोजिशन हो रहा है इसको देख लो. यहाँ पर बर्फ भी दिख रही है आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये देखो रिवर आइस शीट अपने साथ ये लेकर आई है और ये मिट्टी डिपॉजिट कर रही है, क्योंकि ये ऊपर से भी ये जो टिका हुआ था, जो बर्फ़ का पूरा जो टीला, वो किसी ना किसी मिट्टी के नीचे तो टिका ही था ना. अब आपको पता है यहाँ पर ये आपको रीजन ऐसा देखने को लग रहा है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ठंडी होती है मयूर, क्योंकि ये बर्फ़ की शीट है ना, ये जहाँ जहाँ तक फैलेगी तो वो मिट्टी को भी तो ठंडा करेगी. उसके बाद ड्रमलिन, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं इसे. ड्रमलिन्स आर डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल मोराइंस डेट रिजेंबल जाइंट इन्वर्टेड टी स्पून्स और हाफ कट एग्स. कैसे दिखते हैं? डायग्राम देख के ऑटोमेटिकली आपको डेफिनेशंस लर्न होंगी. आप सोचो कि डेफिनेशन लर्न करने और डायग्राम इमेजिन करने, ऐसा नहीं हो पाएगा. ये होते हैं ड्रमलिन्स. लाइक दिस. जैसा कि नदी अपने रिवर माउथ के पास जाती है तो डेल्टा बनाती है, ऐसे ये अलग अलग प्रकार के जो सॉइल्स और ये जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, ऐसे एंड में जाकर डिपॉजिट करते हैं. वो होता है ड्रमलिन्स. और बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सिर्फ इसको एक डायग्राम से इमेजिन करने की कोशिश मत करना. बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ये याद रखना. लेकिन थंब रूल यही है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं. उसके बाद एस्कर, दे आर लॉन्ग नैरो रिजेस कंपोज ऑफ बोल्डर ग्रेवल, जो चट्टाने वगैरह अपने साथ जो मिट्टी पत्थर कंकड़ लेकर आएगी, एंड सैंड डिपॉजिटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ मेल्टिंग वाटर विच रन पैरेलल टू अ ग्लेशियर आर कॉल्ड एज स्कीर्स. बोल्डर, दो कीवर्ड पहले देखो इसके. बोल्डर ग्रेवल, बोल्डर होते हैं बड़े वाले पत्थर, उनके साथ जुड़े जुड़े जो भी छोटे पत्थर कंकड़ आते हैं वो, और सैंड. जो भी ग्लेशियर्स का जो पानी मेल्ट हो रहा होता है वो ज़्यादा जल्दी खिसका के चलेंगे इसको, वो पानी. और ये ग्लेशियर्स के साथ बिल्कुल पैरेलली रन कर रहे होते हैं, यानी कि एक बर्फ़ भी है, पिघलता हुआ पानी भी है, उसमें पत्थर और कंकड़ रंबल टंबल रोलिंग डाउन करते हुए नीचे आ रहे हैं, और वो जो एक बड़ी सी रिज बनाएंगे वो है एस्कर्स. इसको यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इसका एरियल व्यू दिखाता हूँ पहले मैं आपको. ये देखो सारे के सारे पत्थर कंकड़ ग्रेवल जो एक जगह पर जो सेटल हो रहे हैं, इसी को देखो. ये एक जगह पर जाकर ग्लेशियर्स इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, हर जगह जाकर ये जो सेटल कर रहे हैं आगे चलकर. अब इसमें कुछ कुछ हो सकता है कि ग्लेशियर्स भी रन कर रहे हैं पीछे से, और आगे चलकर पानी के बहाव से, पानी आपको पता है ना ज़्यादा दूर तक चीज़ पहुँचाएगा, तो ये ज़्यादा दूर तक ये सारी डिपोजिशन ये पहुँचा रहे हैं. बस ये एस्कर. फिर है आउटवॉश प्लेन. एन आउटवॉश प्लेन कंसिस्ट ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्स, यानी कि इन सब में आप जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देख रहे हो ग्लेशियर के, ये सब में क्या आपको कॉमन देखने को मिल रहा है? सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं हर जगह पर, है ना. और एक जैसे ही लैंडफॉर्म लग रहे हैं डायग्राम में, हमें फर्क करना मुश्किल है, बस नाम दिए जा रहे हैं. अब जैसे वो ये बोल रहा था
जेन्युइन तौर पे मुझे बताओ, ड्रमलिन कहाँ से आपको हाफ का टैक्स लग रहे थे? कहाँ लग रहे हैं आपको ड्रमलिन हाफ का टैक्स? कैसे लग रहे हैं हाफ का टैक्स? क्या होते हैं भाई? है ना, बस वही है। और इनको रिलेट करना, जैसा कि मैं आपको बोला था कि डेफिनेशन में एक बार को दिक्कत आपको इसलिए आ सकती है ये, बिकॉज जितने भी लिथोस्फियर 2 वाले चैप्टर के अंदर हम जो लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, हमारे देश के ये लैंडफॉर्म्स कम है। जैसे अभी केव्स में कास्ट टोपोग्राफी है, वो तो आपको चलो समझ में आ गए होंगे, लेकिन जब तक आप जैसे गुफाओं में वैष्णो देवी वगैरह इधर उधर नहीं गए होगे तो आपके लिए समझना हो सकता है वो भी मुश्किल हो। और जो ये ग्लेशियर्स वाली बात कह रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज में जनरली होता है, या टेम्परेट रीजन्स में, या पोलर रीजन्स में। ठीक है, तो खैर बात करते हैं आउटवॉश प्लेन की। एन आउटवॉश प्लेन कंसिस्ट ऑफ ग्लेशियर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय मेल्टिंग आइस एट द टर्मिनस ऑफ अ ग्लेशियर। टर्मिनस ऑफ अ ग्लेशियर मतलब क्या? जहां पर ग्लेशियर एंड हो रहा होता है, यानी कि जैसे रिवर माउथ होता है वो उसका प्रॉपर डेल्टा है, ये बिल्कुल एंड पॉइंट है ना। इट अपीयर्स एज एन एक्सटेंसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आउटवॉश प्लेन में या बाकी सारी डेफिनेशन में आपको कुछ नया लग रहा है? कुछ भी नया लग रहा है? ये बोल्डर, ग्रेवल और सैंड भी तो एक प्रकार से यही काम कर रहे थे, बिल्कुल रिवर माउथ की तरह, ग्लेशियर माउथ की तरह, है ना। देख लो, आउटवॉश प्लेन का ये मतलब होता है कि अब ग्लेशियर्स का यहाँ पर नामो निशान नहीं है, वो सब मिट्टी मिट्टी बन चुका है, आगे पानी का पूरा स्ट्रक्चर है वो, लाइक दिस। अब बर्फ अगर यहां पर है भी तो वो इतनी नीचे लाई कर चुकी है कि ऊपर इतनी सर्दी जितनी थी वो नीचे है नहीं, तो यहां पर वो रेतीली फॉर्मेट के अंदर ही रहेगी। ये है प्रॉपर तरीके से, हाँ ये है ग्लेशियर आउटवॉश प्लेन। इसका क्लियर डायग्राम नहीं आ रहा। अभी समझ रहे हैं, मिट्टी, ये जो बर्फ है, ये बर्फ और मिट्टी का संगम ऊपर से नीचे से चला आया और ये यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया, और ये पानी कैसे भरा हुआ है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, ये बर्फ पिघल गई। और तब पता लगा कि बर्फ अपने साथ कितनी ज़्यादा गंदगी लेकर आ रही थी इन टर्म्स ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट, कि उसने पानी को सैंडी कर दिया, ब्राउनिश कर दिया। वरना एक्सपेक्टेशन ये होती है ना कि बर्फ का पानी पिघलेगा तो ब्लूइश वाटर बनाएगा, है ना, क्रिस्टल क्लियर वाटर बनाएगा, लेकिन क्योंकि ये ग्लेशियर का पानी अपने साथ सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, पत्थर, कंकड़, रेत, बजरी सब कुछ लेकर उतर रहा था। देखो, नदी और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये जमा हुआ पानी है बस। आप सोचो कि ग्लेशियर्स में कुछ ऐसा स्पेशल होता है? कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। ग्लेशियर्स आर पानी हो रही, जमा हुआ पानी, राइट। ग्लेशियर्स में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं? कोई फिजिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है उनका? कोई बहुत ज़्यादा? पिघलेंगे तो पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, अब ये वाले जो प्लेन्स हैं इतनी दूर जाकर क्यों नहीं बने, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह बनते हैं जब हिमालय से रिवर नीचे टम्बल डाउन करती हैं? क्योंकि बर्फ एक लिमिट तक ही आगे पुश कर सकती है अपने आप को, राइट। इसलिए यहाँ पर बर्फ बिल्कुल पास में, और ये जो आउटवॉश प्लेन बने ये भी बिल्कुल यहाँ पर है। अब आउटवॉश क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर? बर्फ हो रही है, बर्फ की वॉशिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पिघल रही है, और सारे के सारे जो बर्फ अपने साथ जो पहाड़ों से नीचे लेकर उतर रही थी, ये सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसा कि इसका डायग्राम इन्होंने आपको यहाँ बनाया। अब हल्की फुल्की जो बर्फ दिख भी रही है ना, ये भी पिघल जाएगी, बाकी तो क्योंकि पिघल ही चुकी है आसपास। कहाँ पर? टर्मिनस का मतलब ये है कि बिल्कुल जहां पर वो एंड पॉइंट है ग्लेशियर का। एंड पॉइंट ऑफ ग्लेशियर, ये देखो ग्लेशियर्स खत्म होगा ना यहाँ पर, जहाँ पर बंदी खड़ी हुई है,
ये खत्म हो गया, यहाँ पर बाउंड्री आ गई। ये बाउंड्री बनी इसलिए क्योंकि यहाँ पर बर्फ, देखो अगर आप बगल में देखो यहाँ पर बर्फ की परत है, ये इधर है, लेकिन ये पूरी पिघलेगी, उतनी ऊपर नहीं पिघल सकती है जितनी नीचे पिघलेगी। और जब पिघलेगी तो उसका असली अस्तित्व सामने आता है, और वो ये होता है कि बर्फ अपने साथ कितनी ज़्यादा, जो ग्लेशियल आइस है वो कितनी ज़्यादा अपने साथ गंदगी नीचे कैरी कर रही थी। ये देखो है ना बर्फ यहाँ पर, ये लेकिन ये सब पिघलेगी। और पहाड़ों पर ऐसा होता है कि नहीं होता, जैसे अगर आप कभी रोहतांग जाते हो, स्नोफॉल हुई कभी सड़क पर, अगर जब वो पानी बर्फ जब वो पिघलती है, जो गड्ढों में जिसमें पानी भरता है वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं आपका, सर जो स्नोफॉल से हो रही है वो कैसे हो जाएगा, वो तो सड़क गंदी थी, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि पहाड़ों से सरकी हुई अगर बर्फ़ नीचे आकर गिरी है तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।